कि 25 लाख की एडवाइस हम लोग आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज का वीडियो सिर्फ नर्सेस के नाम है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जो आपको लगता है जिन्होंने नर्सिंग की हुई है। फ्यू मंथ्स के लिए आपका खाना पीना सब कुछ स्पॉन्सर करते हैं, वीजा फीस भी स्पॉन्सर करते हैं। तो आपका ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। सो भाई लोग, आज का वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना। आपको जैसा हमारा थंबनेल ने बहुत बड़ा आज का दावा किया हुआ है कि हम 25 लाख रुपीस वाली बचा लेंगे आपके इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो आपके बड़े सारे पैसे बचने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर जानना है, तो हम लोग ट्राई करेंगे आपको बेस्ट हेल्प करने के लिए। बने रहे हमारे वीडियो के साथ और हम लेके चलते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट टॉपिक के ऊपर। क्या टॉपिक है प्रियंका जी आज हमारा? आज का वीडियो सिर्फ नर्सेस के नाम है, ठीक है? सॉरी, आई एम बीइंग बायस्ड, बट आज का जो वीडियो है वो सारा नर्सेस के नाम है। ये स्पेशली उनके लिए है एंड मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको बाद में लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जो आपको लगता है जिन्होंने नर्सिंग की हुई है और उनके लिए ये कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव हो सकता है, तो उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अब लेके चलते हैं हम आपको टॉपिक पे, आइए। नमस्कार दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है कि 25 लाख की एडवाइस हम लोग आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वो 25 लाख की एडवाइस का पर्पस क्या है कि हम लोगों ने जब अपना यूके आने का प्रोसेस शुरू किया था तो बड़ा परेशान थे, बड़ा कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, फ्रेंड सर्कल में पूछ रहे थे कि हम लोग कैसे करें। कोई भी अच्छी एडवाइस नहीं मिल रही थी, बट किसी फ्रेंड ने एक हमें सजेस्ट किया कि एक चंडीगढ़ में कोई एजेंट थे कि आप उनके पास जाएं और वो आपको बेस्ट वे में गाइड कर देंगे कि कैसे आप प्रोसेस अपना शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने कितना ये अमाउंट बोलने से पहले उन्होंने बोला था क्योंकि आप मेरे फ्रेंड के आगे फ्रेंड है, तो आपसे मैं नजायज तो मैं ले नहीं सकता है ना। तो आप सिर्फ आपके लिए ये रेट है 25 लाख। मतलब जो प्रोसेस उन्होंने हमें 25 लाख रुपए में बताया था वही प्रोसेस हम लोग अपने आप से फॉलो करके आए और हमने किसी एजेंट को कोई फीस नहीं दी। एंड आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा कि यूके में अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हो तो बड़े सारे एम्प्लॉयर ऐसे हैं कि जो आपकी टिकट तक स्पॉन्सर करते हैं, आपका रहना, कुछ फ्यू मंथ्स के लिए आपका खाना पीना सब कुछ स्पॉन्सर करते हैं, वीजा फीस भी स्पॉन्सर करते हैं। तो अभी हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। टू द पॉइंट आते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे आए, वो आपको सारा प्रोसेस। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के क्वेश्चंस होते हैं, जो मुझे बड़े सारे मेरे फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के फ़ोन पे वैसे भी मैसेजेस आए हैं कि हम लोग अपना प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर नर्सेस जो इंडिया में हमारी नर्सेस हैं और वो अगर बाहर आने की सोच रहे हैं, तो ये बड़ा इजी प्रोसेस है। हम लोग अभी आपको बताते हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मतलब स्टार्ट करने से पहले हर एक के मन में डाउट होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर प्रियंका देंगी क्योंकि प्रियंका ही यहाँ पे एज अ नर्स आए थे और इनके थ्रू ही मैं और हृदय यहाँ पे आ पाए। तो प्रियंका, अगर हम बात करें तो क्या फर्स्ट स्टेप होता है यूके की तैयारी के लिए अगर आप एक नर्स हैं? तो पहले तो मतलब ये कि आपको ओईटी या आइल्स आप दोनों आप कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ओईटी इसलिए रेकमेंड करती हूँ। देखो, आइल्स तो सबको पता है अपने इंडिया में ना, मेरे को शायद प्रोनाउंस भी नहीं करना था। आइल्स बोलते हैं, ओके। तो ओईटी क्या होता है? ओईटी होते हैं ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट होता है। ये स्पेशली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए होता है। ओके। हाँ, इसमें ऑलमोस्ट 12 ऑक्यूपेशंस आते हैं। मतलब जैसे अपना नर्सेस, डॉक्टर्स हो गए, साथ में रेडियोलॉजिस्ट हो गए, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट हो गए। रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उसके अंदर? आर यू श्योर? क्योंकि मुझे याद है कि हमारे किसी फ्रेंड ने चेक किया था तो उनको शायद वो वाला ऑक्यूपेशन नहीं मिला था। उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट नहीं चेक किया था, वो थे लैब टेक्नीशियन थे वो। और उनका डिप्लोमा था उनका, बस ना इसके लिए डिग्री चाहिए होती है। मतलब स्पेशली क्या है, जैसे अपना इंडिया में ना, मैं ये बोलूंगी नॉर्थ साइड में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। तभी क्योंकि जब मैंने भी अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। वी बिलोंग्स टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली।
कि अपना तो था कि ठीक है मेहनत करनी है और हमने उस हिसाब से जाना है। तो ये है कि आप ओईटी में इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि बीइंग अ नर्स, ये जो जैसे ओईटी में क्या होता है सारा हमारा ना, ऑब्वियसली वो लोग चेक हमारी इंग्लिश ही करते हैं, बट वो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आइल्स में रीडिंग टेस्ट होता है, वो रैंडमली कोई भी टॉपिक दे देते हैं, है ना। लेकिन ओईटी में क्या होता है, जो मेरा रीडिंग का होएगा टेस्ट, उसमें मेरा ना या तो डिजीज कंडीशन होएगी, या हमने डायबिटीज ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो अपने को ना कहीं पता होता है। अगर हम कंपेयर करें, आपने वैसे आइलेट्स का एग्जाम तो नहीं दिया, मैंने आइल्स बट किया है। जितनी आपकी नॉलेज है और हम लोग जितना अपना सुनते हैं इंडिया में कि आइलेट्स थोड़ा टफ होता है, तो आइलेट्स के कंपैरिजन में ओईटी आप क्या बोलेंगे? मैं यही बोलूंगी, हाँ थोड़ा सा ये मैं प्रॉज एंड कॉन्स बताती हूँ। जैसे आइल्स अपना जो होता है, एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना। ओईटी अपना कुछ कंट्रीज हैं, जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आती है, अब तो यूएस में भी स्टार्ट हो गया है, कनाडा के भी कुछ रीजन्स में स्टार्ट हो गया है, यूके है ही, और ऐसे ऑलमोस्ट मतलब ये डे बाय डे मतलब एवरी ईयर ना कंट्री इंक्रीज ही कर रहे हैं, मतलब एड ऑन हो रही है। तो आइल्स का ये, आइल्स की फीस कम होती है थोड़ा, जबकि ओईटी की थोड़ी सी फीस, आइल्स का मुझे नहीं पता बट आई थिंक 15,000 रुपए इंडियन अमाउंट में। मुझे एग्जैक्टली आई थिंक ये हमें गूगल करना पड़ेगा, 18,000 समथिंग होती है। और ओईटी की हमने जो पे की थी वो कितनी पे की थी? 33,000 हमने पे की थी। हाँ। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि ओईटी की ट्रेनिंग हमारे इंडिया में मिलती है इजीली? हाँ, ओईटी की मिल जाती है ट्रेनिंग, बट ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करें आइल्स से तो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, कम सेंटर्स हैं, बट मिलती है हमें। तो आपका ओईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। हाँ, क्योंकि हमें मैं मतलब इस टाइम पे बोलूंगी तो एक्सक्यूज ही लगेगा वो, है ना, बट कोई भी स्टडी करने के लिए ना आपको उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और मैंने शायद ओईटी को लाइटली ले लिया था। मैं अंडर प्रिपेयर थी, मैंने 10 डेज ही उस टाइम पे कोचिंग ली थी, और जैसे कहते हैं ना, हम उस टाइम खुद सर्च कर रहे थे, मेरे को ये भी नहीं पता था कि अगर हम बीमार हैं या आप प्रिपेयर नहीं है तो आप पोस्टपोन कर सकते। तो जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ तो कैसे वाला फील आ रहा था आपको? मुझे बहुत बुरा वाला आ रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। बट ओके फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, इजी नहीं था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्या चीज ने मोटिवेट किया कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लिया? देखिए, मैं ना यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मेरा क्लियर नहीं था इसका मतलब आपका नहीं है कि आपका क्लियर नहीं होगा। मेरे कुछ रीजन थे। एक तो उस टाइम पे मेरे को कोविड हो गया था, मेरा एग्जाम ऑलरेडी मैं बुक कर चुकी थी। हाँ, ये सेकंड वेव के टाइम वाली बात है, और उस टाइम में मैं वर्किंग भी थी, तो मतलब मैंने प्रिपरेशन की ही नहीं थी। और आप अगर अंडर प्रिपेयर हो तो आप पोस्टपोन कर लो, हमें ये चीज नहीं पता थी कि हाँ, यू कैन सेव योर मनी। अगर आपको एक्चुअल में लग रहा है आप अपने वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप उतने मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो इट्स बेटर टू पोस्टपोन योर एग्जाम। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा ओईटी जब क्लियर हो जाता है, ओईटी क्लियर होने के बाद क्या प्रोसेस रहता है? ओईटी हमारा क्लियर हो गया सपोज, फिर उसके बाद ठीक है, आपका हमारा ओईटी हो गया, फिर क्या होता है, हमें एनएमसी रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, एनएमसी रजिस्ट्रेशन मतलब इंडिया में होता है वो? आप इंडिया से कर सकते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। वो एनएमसी यहाँ के लिए होता है, इंडिया के लिए? यहाँ के लिए होता है वो। जैसे इंडिया में हमारा, जैसे मैंने पंजाब से किया था तो पीएनआरसी के अंडर था मेरा, फिर अपना इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर हम लोग रजिस्टर होता है बीइंग अ नर्स, है ना, जिससे लाइसेंस हमें मिलता है। तो क्या होता है कि जैसे आप सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ आप अपना एग्जाम दो, आप जीएनएम हो, आप बीएससी हो, कोई भी हो, जीएनएम भी एलिजिबल होते हैं। हाँ, मतलब एक और चीज आप लोग मतलब ये नोट कर लीजिएगा, जो जीएनएम जिन्होंने की होती है, तो बड़ी सारी जगह पे बड़े एजेंट से भी बोलेंगे आपको कि जीएनएम प्रोफाइल के बंदे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बीएससी नर्सिंग चाहिए होता है। प्रियंका ने जीएनएम की थी एंड वी आर इन यूके, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी तक, प्रियंका ने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली है उसके अंदर नर्सिंग के अंदर, बट वो मिडवाइफरी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है जो जीएनएम होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीएनएम, एक बार आप यहाँ पे यूके का अपना लाइसेंस ले लेते हो, आपका जीएनएम बीएससी आप एक ही हो, अब आप उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो जो हमारा, जब हम ये रजिस्टर करते हैं, क्या बोलते हैं हमको, एनएमसी रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं,
तो मैंने देखा था जब आप उसको कर रहे थे तो आपका एक लिंक क्रिएट हो गया था जिसके ऊपर आप अपना प्रोसेस सारा वॉच कर सकते थे, है ना? ऐसा कुछ था? हाँ, मैं आपको बताती हूँ जैसे क्या था। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मेरी नर्सिंग क्लियर होगी, मैंने अपना एग्जाम दिया 3rd ईयर का। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, आपका पिन आने में और आपका डिप्लोमा आने में, है ना। तो जैसे ही जिस दिन मेरे को अपना डिप्लोमा मेरा मिल गया, मेरा पिन मिल गया और साथ में मेरा ओईटी का मेरा रिजल्ट जिस दिन मेरा आया, उस दिन मैं ही उस सबसे पहले आपको क्या होता है, एनएमसी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपना, जैसे मैंने पीएनआरसी के अंडर किया था, तो फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए भेजना होता है। तो हमने एनएमसी का फर्स्ट स्टेप हम करने से पहले पीएनआरसी से, अगर आपने किसी भी, आपने जिससे भी बोर्ड से की है, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, कहीं से भी, वहां से आपको आपकी साइट, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब वालों के लिए मैं बताऊंगी कि मैंने पीएनआरसी से किया है, तो आपको पीएनआरसी की साइट पे जाके फॉरेन वेरिफिकेशन का एक फॉर्म होता है। ओके, वो उनकी साइट पे होता है? उनकी साइट पे होता है। आपने और वो सारा ऑनलाइन होता है, आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि नहीं वो कैसे भरेंगे, नहीं क्या होएगा। बहुत बहुत ही सिंपल वो होता है। बेसिकली आपने अपनी उनको रिक्वेस्ट करनी है कि वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि यहाँ पे आपकी डिग्री, क्योंकि यहाँ से आपने नर्सिंग की पढ़ाई नहीं की है, तो वहां से की है तो कोई फेक तो नहीं है। ओके, राइट। ये वाला होता है, तो सारा तो मतलब उसके लिए आपको इतना कोई टेंशन नहीं लेना। आई थिंक उसकी कुछ छोटा सा अमाउंट होता है, फीस होती है जो आपको पे करनी है उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। सिर्फ पीएनआरसी का मुझे पता है, मैंने शायद 2000 रुपीज पे किए थे। अब अगर 100-200 रुपए बढ़ गया हो तो नहीं। दिल्ली बोर्ड का भी मुझे पता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने दिए थे, तो वहाँ पे 4000 था कुछ ऐसे। तो आपको वो फीस पे करनी पड़ती है, उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल सबमिट करनी पड़ती है और वो फिर अपने आप से यहाँ पे वो सबमिट कर देते हैं। तो हम चलते करें अभी कुछ क्वेश्चंस, क्या बोलेंगे ना? लो मैं पकड़ता हूँ बैग आपका वो। ओके, आज हमारे कैमरामैन है हृदय कुमार। मैं आपको दिखाता हूँ हृदय भी। हृदय जी, कैसा लग रहा है आपको आज एक ऑफिशियल कैमरामैन बन के हमारे यूके ट्रायो टेल्स का? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, गुड। तो हमारा एनएमसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले एनएमसी हमें, जैसे हम एनएमसी के ना 2 पार्ट में होते हैं रजिस्ट्रेशन। अपना एनएमसी का पार्ट 1 हो गया पहला और पार्ट बी। तो क्या होता है, पहले पार्ट में एक तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट, ये तो हम भूल ही गए क्योंकि मतलब वो तो आपको ओईटी क्लियर, ओईटी का एग्जाम भी भरना है तो भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन जब भी आप एनएमसी का पहला रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उससे पहले आपकी जितनी भी आपका 10th का, 12th का, अगर और आपकी सारी नर्सिंग जेएनएम, अगर जेएनएम की है या बीएससी की है या एमएससी की है, सारी मार्कशीट वगैरह वो ना आपने स्कैन कॉपी बना के रख लेनी है एक फोल्डर में। वो इजी हो जाता है क्योंकि वो सब कुछ आपको अपलोड करना होता है और बड़ा इजीली ही अपलोड हो जाता है। हम लोगों ने तो अपने आप ही किया था। फिर जैसे हम एनएमसी का करते हैं, हमें एनएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट के लिए फीस देनी पड़ती है। मतलब वो क्या होता है, 2 पार्ट में लेते हैं। पहले पार्ट की शायद कुछ 15-1000 रुपए है फीस। और सेकंड पार्ट की, मतलब वो टोटल एनएमसी का रजिस्ट्रेशन 32-1000 रुपए में होता है। तो ये फीस रिफंडेबल होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। ये वाली भी? हाँ। तो ये एक और पॉइंट नोट कीजिए फ्रेंड्स कि जो भी हमारे यहाँ पे एग्जाम की फीस होती है, ओईटी की जो हम फीस पे करते हैं एग्जामिनेशन की, ट्रेनिंग की फीस नहीं होती है। बट अगर आप जो एग्जाम एक एग्जाम की आपकी फीस रिफंड तो वो रिफंड होती है। मतलब वो क्लियर होना चाहिए आपका एग्जाम। अगर आप फेल हो गए तो उसकी फीस तो नहीं होगी। प्लस आपकी एनएमसी रजिस्ट्रेशन की फीस भी आपका जो यहाँ पे एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है वो आपको पे बैक करता है जब आप यूके पहुंच जाते हैं। तो मतलब आपकी पॉकेट से कुछ नहीं लगा। एनएमसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद का स्टेप, मतलब हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट इज ओईटी, सेकंड इज एनएमसी रजिस्ट्रेशन। मतलब ये जब तक हमारा ओईटी क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपना एनएमसी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ऐसा है? देखिए, इंडिया में जो है वो लोग वो नहीं, यहाँ पे तो अगर कोई यूके में है, यूके से करना चाहता है, तो अगर ओईटी नहीं भी दी हुई है तो पहले एनएमसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकता है, बाद में ओईटी कर सकता है। क्योंकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कितने स्कोरिंग मार्क्स चाहिए, कितने बैंड चाहिए, सो दैट आप अपना फर्दर प्रोसेस कर सकें। तो कितने होते हैं बैंक के रिक्वायरमेंट? ओईटी में होता है आपको बी ग्रेड चाहिए होता है, उसमें ग्रेड सिस्टम होता है। तो बी आपको चाहिए होता है अपना लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग में। सी प्लस आपका राइटिंग में चाहिए होता है। ऐसे अगर जो लोग आइल्स करते हैं तो उनका क्या होता है कि 6.5 इन राइटिंग में चाहिए होते हैं, बाकी सब में 7 चाहिए होते हैं बैंड। ओके, तो वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो हमारा फिर अभी
जैसे हमने OET क्लियर किया, फिर हमने अपना NMC रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। वो क्या होता है? वो हमारा होता है, जैसे हमारा एनएमसी का रजिस्ट्रेशन हो गया फर्स्ट, तो हमारे पास एक मेल के थ्रू ही कंफर्मेशन आ जाती है कि हमने आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर ली है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके एजुकेशन, और अब आप अपना CBT बुक कर सकते हो। तो CBT होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाँ, ओके। वो हमें करना वो कैसा होता है? टफ होता है वो भी? नहीं, बिल्कुल, मतलब टफ नहीं होता है। उसके लिए मटेरियल मिल जाता है, कोई ऑनलाइन मिल जाता है? ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है। किसी को चाहिए होगा तो वो हमें भी बोल सकते हैं, हम लोग भी शेयर कर देंगे। उसमें बेसिकली हमारी मेडिकल नॉलेज जो है वो होती है चेक, और उससे ज्यादा हमारी क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है। मतलब और हमारा जैसे ड्रग कैलकुलेशन, उसका CBT के भी एक तो उसकी फीस होती है 8,000 रुपए CBT की। की। तो हमारे अभी तक लग चुके हैं, एग्जामिनेशन फीस थी हमारी 33,000 है ना। अभी इसमें हमने वो ट्रेनिंग का नहीं डाला है कि अगर आपको OET की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, वो हर एक जगह की डिफरेंट होगी। तो हमारी OET की एग्जामिनेशन फीस थी 33,000, फिर हमारी NMC रजिस्ट्रेशन थी 15,000, और हमारी अब नेक्स्ट फीस आई 8,000 की, जो कि है हमारी CBT की। CBT के पैसे भी आपको वापस मिलते हैं? CBT के पैसे भी मिल जाते हैं वापस आपको। ग्रेट। तो अभी तक हमारी सिर्फ ट्रेनिंग को छोड़ के बाकी सभी पैसे आपको वापस मिल जाते हैं अगर आप UK में आ जाते हैं तो। चलिए बताइए CBT के बारे में थोड़ा सा। CBT में वही होता है, हमें हमारी जो मेडिकल नॉलेज है वो चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने जैसे बोला, CBT 2 पार्ट में होता है। एक तो CBT आप बुक करते हैं तो आपको, और NMC रजिस्ट्रेशन में भी आपको ये भी चेक करना है, अगर आपने, अब जैसे मैं एडल्ट नर्स हूँ, ठीक है ना, तो मैंने उसका किया था। अगर आप मेंटल हेल्थ नर्स हैं या पीडियाट्रिक नर्स हैं या आप कोई स्पेशलिटी नर्स हैं, तो आप उसके अंडर रजिस्टर करिए। तो फिर क्या होगा, फिर उनका CBT भी उसी के ऑब्वियसली बेस पे आएगा। ओके। और CBT में जैसे 2 पार्ट होते हैं। A पार्ट होता है, उसमें आपका ड्रग कैलकुलेशंस होती हैं, उसके फॉर्मूलेज वगैरह जो हमें सिखाए हुए होते हैं नर्सिंग में, तो कोई ऐसा वो टफ नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं ड्रग कैलकुलेशन तो। और सबसे अच्छी बात है, आपको वहाँ पे कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना। तो CBT का होने के बाद, CBT जैसा प्रियंका ने बोला कि CBT इतना टफ नहीं होता, थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आप उसको दे सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमने OET क्लियर किया था और उसके बाद हमने फर्दर, मुझे लग रहा है थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई। हाँ, थोड़ी हल्की सी। यहाँ पे साथ में एक रिवर भी चल रही है, अगर आप लोगों को हल्की सी उसकी आवाज सुन रही हो, और बड़े दिनों बाद धूप देखने को मिली है। सर्दियों में यहाँ पे विंटर्स में। तो आते हैं टॉपिक पे। तो जब हमने किया था अपना प्रोसेस शुरू, और प्रियंका का भी CBT का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, और मेन टाइम पे बुक नहीं किया था, और मेन टाइम पे प्रियंका का इंटरव्यू क्लियर हो गया था, और यहाँ के जो एम्प्लॉयर थे प्रियंका के, उन्होंने इसका टेस्ट प्री बुक किया था। एक महीना पहले करने के लिए उन्होंने कर दिया था कि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंचना है, तो आपको वो एग्जाम अपना जल्दी क्लियर करना पड़ेगा। बिलीव मी, प्रियंका ने, मुझे लगता है विद इन 3-4 डेज अपना CBT का एग्जाम क्लियर कर दिया था। हाँ, मैंने 3 डेज ही बस प्रिपरेशन में कर पाई थी। तो अभी हमारा CBT भी क्लियर हुआ। अब आते हैं 4th स्टेप पे। 4th स्टेप क्या होता है हमारा? 4th स्टेप होता है कि आपको ना नर्सेस वगैरह के लिए आपने ये कर लिया, आपको काफी सारे एजेंट्स, रिक्रूटर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन। हाँ, तो आपको किसी को भी कोई पैसे, और अगर आपसे कोई मांग रहा है कि भाई हम आपका प्रोसेस करवा रहे हैं और हमें इतने पैसे दो, आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ये ऑनलाइन जो रिक्रूटर्स होते हैं, इनको NHS खुद पे करता है। तो एक और पॉइंट नोट कीजिए फ्रेंड्स, कि आपको किसी भी एजेंट को जो आपका ये सारा प्रोसेस कराने में आपकी हेल्प भी कर रहा है, 1 रुपए भी नहीं देना, आपको 1 सिंगल रुपीस पे नहीं करना है, क्योंकि उनको ऑलरेडी फीस मिलती है यहाँ से। ठीक है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको इंडिया में बड़े सारे एजेंट्स ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे, जो OET का नहीं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं बेसिकली, है ना। उन्होंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराना है ना। हाँ, नहीं तो आप NHS की साइट पे भी जाके आप कर सकते हो अपने आप। NHS की साइट पे भी आप जॉब सर्च कर सकते हो, ऑल ओवर UK जॉब्स होती हैं। राइट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाना है तो वहाँ पे वो ऑप्शन सिलेक्ट करके, वहाँ पे जो हॉस्पिटल हेल्थ बोर्ड्स जो हैं उनमें, क्योंकि एक वहाँ पे आपको सारी डिटेल भी मिल जाती है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह की नर्सिंग की उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आप डायरेक्टली अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो फिर क्या होता है, अगर जैसे आपने कहीं अप्लाई किया और आपको, वैसे हमने इंडिया में किसी एजेंट की हेल्प ली थी सिर्फ हमारे इस प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू हमारा इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए, और उसके लिए भी हमने उनको कुछ पे नहीं किया था। उन्होंने हमसे तो हाँ, कुछ उन्होंने भी नहीं हमारे 3-4 इंटरव्यू शेड्यूल कराए थे, तो तीनों जगह से प्रियंका को ऑफर लेटर आ गया था, बट हमने वेल्स आना सेलेक्ट किया क्योंकि हमारे माइंड में था कि लंदन साइड जाएंगे तो बड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट यहाँ पे आके पता लगता है कि ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लंदन में आपको इन सिटी रहने के अलग से एक्सपेंसेस मिलते हैं अलाउंसेस ना, आपको मिल अलाउंसेस जाते मिलते हैं। हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह वहाँ पे फैसिलिटीज, अगर आप सेंटर में रह रहे हो, सेंटर ऑफ द सिटी रह रहे हो, ऑब्वियसली खैर देखो मैड एक्सपेंसिव तो है ही लंदन, है हाँ, ना, लंदन बट ये है होता कि है आपको कहाँ। बीइंग अ नर्स जो है आपको कई अलाउंसेस मिलते हैं इंटरसिटी रहने के। तो फिर हमारा इंटरव्यू उन्होंने लाइन अप करवा के कंडक्ट कराया और हमने घर बैठ के इंटरव्यू दिया ऑनलाइन, और इतना टफ नहीं था। हाँ, इंटरव्यू आपसे ना बेसिक चीजें वो लोग पूछते हैं, उनको भी पता है कि देखो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, डिग्री आपके पास असली है, ओईटी या आइल्स आप क्लियर कर चुके हो, तो इट्स मींस इंग्लिश भी आपकी ठीक है। वो सिर्फ आपसे बात करके ये देखना चाहते हैं कि आपको मतलब बेसिक नॉलेज है या नहीं है। कई बार कोई सिचुएशंस भी देते हैं, है ना, जैसे मेरे को कोई सिचुएशन सिंपल सी बड़ी इजी सी होती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस जैसे ही हमारा इंटरव्यू हो जाता है, जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे, तो तीनों जगह से मेरे को आ गया तो ऑफर लेटर। फिर हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमारा कोई था नहीं यहाँ पे यूके में, तो हमें एरिया का नहीं पता था कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। एक होता है ना कि कोई आपको गाइड करने वाला हो, अगर आपका कोई फ्रेंड थे कुछ, बट वो ऑलरेडी लंदन में सेटल थे, उनका कहना भी यही था कि एकदम से लंदन मत आना, थोड़े दिनों बाद आना अगर आना हुआ। बट देन वी ऑल्सो रियलाइज कि कोई फायदा नहीं था लंदन वगैरह जाके, कि उनकी एडवाइस काम कर गई। आप थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं, थोड़ा सेटल डाउन होते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। सो इंटरव्यू क्लियर हुआ, हमें ऑफर लेटर आया, क्या बोलते हैं उसको, COS। नहीं, ऑफर लेटर एक अलग होता है। ऑफर लेटर आया आपका, उसके बाद वो लोग COS बोलते हैं, सर्टिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो होता है। तो ऑफर लेटर आया, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आया, उसके बाद क्या होता है कि आपको फिर अपना NMC का सेकंड प्रोसेस जो है वो करना होता है। उसमें आपको अपनी क्या बोलते हैं, फिर आपको आपका एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे मैं कहूँगी मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है। हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहता है, आपको पैकेज अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ जो हेल्थ बोर्ड है वो फ्रेशर भी रिक्रूट करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मिनिमम 6 मंथ का, 1 ईयर का ले लो, वो ज्यादा बेटर होता है, आपको पैकेज अच्छा मिलता है, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतना आपको अच्छा वो ऑफर मिलेगा, एक्सपोजर भी मिलेगा। हाँ, दूसरा आप कॉन्फिडेंट भी होते हो। तो जैसे ही मेरे पास अपना मेरा COS आ गया, फिर NMC का सेकंड रजिस्ट्रेशन हमें करना होता है, जिसकी फीस कुछ 18,000 रुपए थी जो मैंने पे की थी। आज के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत ज्यादा कम हुआ हो तो पता नहीं। और साथ में एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने वो, प्लस आपको वहां से रेफरेंस देने पड़ते हैं, जैसे 2 रेफरेंस, कई जगह 2 मांगते हैं, कई जगह 3 मांगते हैं, तो पैनिक नहीं होना। मतलब हम जिसकी जो भी आपका एक्सपीरियंस है, और sorry we have blocked the road. So क्या कहाँ थे हम? हाँ, तो हम NMC के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ हमें 18,000 रुपए जो हमने पे की थी। आपका जो रेफरेंस चेक है उसके लिए आपको हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि आपके जो भी डॉक्टर्स या जो भी आपके कोलीग्स हैं उनके साथ अच्छी बना के रखें बॉन्डिंग, सो दैट कि उनके एंड पे डिपेंड करता है कि वो आपका लेटर जो भी मतलब रेफरेंस चेक के लिए आया हुआ है उसको कितनी जल्दी वो क्लियर कर देते हैं। कुछ नहीं होता है, उनकी मेल पे आएगा, थोड़ी सी डिटेल आपके बारे में पूछी जाती है, उसमें फॉर्म होता है और बहुत ही छोटा सा होता है, वो बेसिकली आपके बारे में इंफॉर्मेशन ये होती है कि जो मेरे में था तो उन्होंने कुछ ऐसा पूछा था शायद कि प्रोफेशनल है या नहीं है, पंक्चुअल है या नहीं है, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट्स तो नहीं हुआ, मतलब जिससे पेशेंट की किसी भी पेशेंट की जान खतरे में पड़ी हो, ऐसे मतलब बेसिक सी चीजें हैं जो पूछते हैं ऑब्वियसली। सो ये सारा प्रोसेस हमारा इंडिया का था। ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं उनका COS आने के बाद, और जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है तो वो आपकी टिकट वो भेज देते हैं और आप पहुंच जाते हो UK।
अब आप पहुंच गए हो यूके, आपको यूके एयरपोर्ट आप पहुंच गए हो, आपको यहाँ पे जानता नहीं है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मेरी ये होता है, आपको कोई नहीं जानता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हेल्थ बोर्ड आपको लेने आएगा। ओ गुड, आपको लेने भी आए थे? आप मेरे को लेने भी आए थे पहले ही, उन्होंने मुझे पता है, बट मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने ग्रुप बना दिया था हमारा इंडिया से ही कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं दिल्ली से। हाँ मतलब पंजाब साइड से मैं गेली थी, मेरी दिल्ली से फिर मेरे को एक आज मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो क्रिस्टी, वो मिल गई थी। राइट। तो हेल्थ बोर्ड बोल रही हूँ एयरपोर्ट से पिकअप उन्होंने किया था, हमें लगेज की भी टेंशन नहीं थी, हमारी टिकट्स भी उन्होंने ही बुक करके दी थी, फ्लाइट भी बड़ी अच्छी फ्लाइट और कंफर्टेबल फ्लाइट थी। राइट। और यहाँ पे हमें अकोमोडेशन लेके आया गया, अकोमोडेशन we have friends to come. हेलो लवली, Yeah. bless you, are you enjoying? Oh yeah, Yes. can you hug me please? Oh please, oh bless you. Oh, Pictures. you love kuches? Yeah. Oh, bless you. Bye. Bye bye. God bless you, my love. Bye. God bless you. Bye. Oh yeah. She said, oh yeah, I'm enjoying it. Yeah. Okay friends, तो उसके बाद आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए वो लोग, उसके बाद हमें यहाँ पे अकोमोडेशन में लेके आए, हमें अकोमोडेशन दी गई थी, मेरे हॉस्पिटल के अंदर ही थी, मतलब रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाए हुए थे। ओके। और उन्होंने ग्रोसरी भी दी? हमें ग्रोसरी भी दी थी, सारा फर्निश्ड हाउस दिया हुआ था, जिसमें मतलब फ्लैट था मेरा, तो सब एक किचन हमारी कंबाइंड थी, बाकी सबके रूम्स अलग अलग थे। उसके बाद हमें ग्रोसरी भी दी हुई थी, सब कुछ था ग्रोसरी में। हम कह सकते हैं कि अच्छी केयर करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा वेलकम उन्होंने हमें किया था हमारे लिए। उन्हें पता था कि हम लोग इतनी लॉन्ग फ्लाइट के बाद आ रहे हैं, तो खाने भूख भी लगी होगी, तो हमारे लिए पिज्जा वगैरह वो भी मंगवा रखा था उन्होंने, रिफ्रेशमेंट वगैरह। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का टूर करवाया। Okay. और उसके बाद हमें रेस्ट दिया कि आप 2 दिन प्लीज रिलैक्स करो, उसके बाद में हम वो करेंगे। सो अभी एक और चीज होती है, जब आप यूके पहुंच जाते हो तो आपको यहाँ पे आके भी एक और एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। यही एक रीजन था कि हम लोग प्रियंका के साथ में इनिशियली नहीं आए थे, क्योंकि हमें था कि वहाँ पे भी जाके अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है तो प्रियंका को स्टडी करने के लिए टाइम मिलता रहे। तो वो क्या, कौन सा एग्जाम होता है प्रियंका? वो होता है ऑस्की। ओके। वहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो चेक होती है। बट आपको सभी को करना पड़ता है? सबको ही करना होता है। जैसे हमें इंडिया में नर्सिंग हमने की तो हमें लाइसेंस तभी मिला, क्योंकि विदाउट लाइसेंस हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये ऑस्की एग्जाम यहाँ पे क्लियर करने के बाद हमें लाइसेंस मिल जाता है, तो हम लोग रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑस्की। तो वो भी टफ होता है? वो हाँ टफ होता है, बट ऐसा नहीं होता कि आप क्लियर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली नई चीज है, तो आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है, और ट्रेनिंग भी आपका हेल्थ बोर्ड ही देता है। ओके। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलती है, कोई ऐसी वो नहीं होता कि आपको लेफ्ट अलोन छोड़ दिया जाता है कि आप आओ और करो। तो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देंगे। और ऑस्की की भी अप्रोक्सीमेट आई थिंक लाख के करीब होती है फीस। ओके। वो भी हमारा हेल्थ बोर्ड ही पे करता है, हमें वो भी नहीं पे करना है। गुड, मतलब आपकी पॉकेट से नहीं लगता? मेरी पॉकेट से अगर नहीं जैसे लगता। आप एग्जाम देने के लिए आपके आसपास ही गए थे कि दूर गए थे? नहीं, मेरा जो था, मेरा नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी में था। पूरे यूके में 4-5 सेंटर्स हैं, जिसमें से एक ऑक्सफोर्ड हो गया, 1-2 और हैं। तो बट आपको को घबराना नहीं है, आपका फ्लाइट में, हम लोग बाय फ्लाइट गए थे और वहाँ पे हमारा होटल स्टे भी था। सब कुछ जो था वो हमारे हेल्थ बोर्ड ने ही बुक किया था। तो मतलब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हेल्थ बोर्ड स्टाफ शॉर्टेज होने की वजह से नर्सिंग स्टाफ को कितना प्रिविलेज मिलता है। मतलब आपको हर एक तरह से सपोर्ट आपको हाथों में लिया जाता है, कि आप यहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लें, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको मीट कर पाएं, और आप अपना जो भी काम है उसको प्रोफेशनल ढंग से कर पाएं। तो इसी करके वो इतना सारा कुछ एक्सपेंसेस आपके ऊपर करते हैं। और फिर ऑस्की क्लियर होने के बाद क्या होता है? ऑस्की जैसे आपका क्लियर होता है, आपको एनएमसी पिन आ जाता है आपका। तो और वो एनएमसी पिन, तो मतलब अब आप रजिस्टर्ड नर्स हो, लाइसेंस नर्स हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर बस आप प्रैक्टिस करते हो। और ऐसे भी नहीं है कि आपको जिस दिन लाइसेंस आया उससे पहले ही आपको, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग हमारी चल रही होती है उसके बीच बीच में भी वो हमें वार्ड में हमें ड्यूटी वगैरह हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, सिर्फ हमारे लिए कि हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, है ना, थोड़ा सेटल डाउन हो जाए वार्ड में, ऑकवर्ड ना फील हो कि हम नई जगह पे कैसे भेज दिया गया है। पहले जब तक पिन नहीं आता है तो आप बैंड 4 होते हो, और जब आपका पिन आता है फिर आप बैंड 5 हो जाते हो, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है ऑब्वियसली उसके बाद। फिर फाइनली जब प्रियंका का उसकी क्लियर हुआ, उसके इमीडिएट उसी मंथ के अंदर हम लोग, मैं और हृदय यहाँ पे आ गए थे। तो
वी आर सेटल्ड डाउन हियर। हाँ, एक अच्छी बात ये भी है, यूके में घर ढूंढना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आपको कोई चाहिए होता है जो आपकी गारंटी दे, राइट, और वो मिलती नहीं है इतनी जल्दी। राइट, बट आपका हेल्थ बोर्ड गारंटी भी देता है आपको। यस ऑफ कोर्स। मतलब आपके यहाँ पे अगर लैंडलॉर्ड आपको को, हाँ। कोई भी घर ढूंढना है तो आपसे एक यहाँ के लोकल बंदे की गारंटी मांगते हैं, और अगर आप नए हो इस शहर के अंदर, इस कंट्री के अंदर, तो कोई आपको नहीं भी जानता तो आपकी गारंटी कौन देगा। तो हमारे वाले केस में ये हुआ था कि मेरे और हृदय के आने से पहले ही प्रियंका ने एक घर फाइनल भी कर लिया था, और हेल्थ बोर्ड ने ही उस घर की हमारी गारंटी दी थी, है ना। हाँ। तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि घर को सर्च करना और फिर गारंटी दिलवाना। घर मिल जाते हैं, फिर गारंटी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलता है। तो और इसके साथ साथ वो आपको ना हर जगह पे गाइड भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, उनको भी पता है आप अपनी कंट्री छोड़ के नई जगह पे आए हो, जैसे आप घर ढूंढना कैसे है ना, ग्रोसरी कैसे करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बीइंग अ वेजिटेरियन मुझे बड़ा स्ट्रगल हुआ, मतलब मैंने किया था उस टाइम पे भी। तो आपको गाइड करते हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन का, स्पेशली आपका बीआरपी कलेक्शन कहाँ से कलेक्ट करना है आपको पता ही नहीं होता कि। तो यहाँ पे ये था कि आपका हेल्थ बोर्ड हमारे लिए बकायदा, हमारे लिए कैब बुक की गई थी, और वो हमें सबको लेके जाया गया था। हमारा बीआरपी कलेक्ट हुआ, जैसे हमने किया कलेक्ट, उसके बाद हमें घर ड्रॉप किया गया। और मतलब ये मतलब काफी अच्छी चीज कह सकते हैं कि आपको अच्छी केयर मिलती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में हम लोग गाइड कर पाएं। अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट एजेंट, वी आर नॉट एनी सोलिसिटर, बट दैट्स व्हाट इट कॉल्ड। और सिर्फ आपकी हेल्प करें, हमने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। शेयर कर रहे हैं। थैंक यू हृदय इस वीडियो को कैप्चर करने के लिए। सो आप हृदय से पहले भी मिले हैं। हमारे चैनल का नाम ये यूके ट्रायो टेल्स, वी आर ट्रायो एंड दिस इज यूके, और हम लोग इसके अंदर आपको अपनी कहानियां बताते रहते हैं। सो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द लाइक बटन। तो हमारा हृदय यूके में आके बन गया आर्टिस्ट। ये देखो हृदय ने ये बनाई है, अभी बना रहा था जब तक हमारा एक वीडियो शूट हो रहा था। और मैं आपको दिखाता हूँ हृदय ने कहाँ से चीज कैप्चर की। ये सामने बेंच है और उसके ऊपर साथ में पेड़ वगैरह है, और ये देखो हृदय भाई, लड़का हमारा आर्टिस्ट बन गया भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लड़के।